क्लास 10th वालों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की इससे अच्छी कलेक्शन तुमको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। हर एक सवाल गोल्ड है, हर एक सवाल तुमको कुछ नया सिखाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को चेक करेगा, तुम्हारी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करेगा। दिस इज गगन मक्कड़ और मेरा और मेरे चैनल का एक ही पर्पस है कि तुमको सोचना सिखाया जाए। रट्टू तोता नहीं बनना है अपने को अब कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है। एक एक करके अपन लोग सवाल सॉल्व करेंगे और अगेन सेम अप्रोच रखनी है दोस्तों। आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखना है, पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो आप लोगों को सीखना है, अप्रोचेस डेवलप करनी है। और मैंने अपने चैनल पे कॉम्पिटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, हर चैप्टर का वन शॉट भी डाल रहा हूं, 4 चैप्टर कवर कर चुका हूं। 0 to कॉम्पिटेंसी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है उस वन शॉट में। ऐसे कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है लेकिन सीबीएसई जिनसे सवाल फ्रेम कर रही है उनके बेसिस पे मेरा वन शॉट बेस्ड है। और हर एक चैप्टर के वन शॉट के बाद मैं ऐसा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का लेक्चर लेकर आता हूं चैप्टर वाइज। तो प्लीज अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, सपोर्ट करना। थोड़ा सा छोटा क्रिएटर हूं लेकिन कंटेंट आपको एक नंबर मिलने वाला है यहां पर। अगर आपको अच्छा लगे वाला लेक्चर तो प्लीज आप लोग मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियोस को भी जरूर एक्सप्लोर करना। तो पहला सवाल क्या है भाई, अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका एक रूट हो -1 + √2, ठीक है, -1 + √2। अब यहां से ना थोड़ा सा दिमाग लगाना चालू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में मैं एक लेयर और ऐड करूंगा आज के लेक्चर में जो अभी तक शायद आपको नहीं पता होगी। एक बात बताओ, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अपने रूट्स को देखता हूं तो एक रूट मेरा दोस्तों ऐसा दिखता है और एक रूट मेरा दोस्तों ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आप में से कोई इंसान बोलेगा कि सर ये जो रूट वाली टर्म है ना वो डी के साथ है, एक बारी प्लस के साथ मौजूद है, एक बारी माइनस के साथ मौजूद है ना। और यहां पर अगर मेरा डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये रूट की टर्म्स में ही रहेगा और वही रूट शायद मेरे को यहां पर भी दिख रहा है। मतलब सर अगर मैं मान लेता हूं कि ये वाला रूट इसको सिग्निफाई कर रहा है तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो -b/2a, ये चीज मेरे को एक रैशनल की तरह दिखेगी, ठीक है। और रैशनल में ही इंटीजर्स भी आ जाते हैं। और यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो पार्टीशन आप कर रहे हो सर, ये वाली चीज आपको इर्रेशनल की तरह दिखेगी। तो अगर एक -b/2a + √d/2a है तो सर दूसरा -b/2a -√d/2a हो जाएगा। तो सर मतलब अगर एक +√2 के साथ है तो दूसरा -√2 के साथ होगा और ये वाला कंपोनेंट मेरा सेम रहेगा क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेरे को ऐसी फॉर्मेशन देता है। और अब यहां पे ध्यान से सुनना, इसमें ना एक कैच है। हमने ये सब चीजें बोलते वक्त ना एक चीज अज्यूम करी जो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो इसलिए एक्चुअली इसकी स्टेटमेंट ना ये नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए अभी आपको समझ आएगा। आप एक बात बताओ, आपने यहां पर ये कैसे इमेजिन कर लिया कि बी और ए में कोई सा भी इर्रेशनल कंपोनेंट नहीं होगा। मान लो अगर बी और ए में भी इर्रेशनल कंपोनेंट है तो यार यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें भी तो रूट आ जाएगा। तो यहां पर क्या मुझे इस तरीके से चीजों को इमेजिन करना चाहिए कि सर ये जो कॉन्जुगेट पेयर वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर एक रूट मेरा a + √b है तो सर दूसरा मेरा a - √b हो जाएगा। इसमें मेरे को एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा सर कि जो ये वाली चीज है ना ये कहीं से भी हैम्पर ना करे मुझे। तो इस तरीके से समझो कि बी और ए अगर इर्रेशनल हैं, ठीक है, और मान लो कि ये सिंप्लीफाई होके कुछ आपको √3 दे रहे हैं और ये वाला कंपोनेंट आपका √2 ही है जो आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में है। तो अब जब आपको कोई ऐसे देगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ऐसा है तो अब ये √d वाला पार्ट ये है या फिर ये है, किसकी जगह प्लस की जगह माइनस लगाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा ना जब तक आपको एक्चुअल चीज ना दी हो। इसलिए ऐसी वाली चीज में हम कॉन्जुगेट पेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअल स्टेटमेंट होनी चाहिए, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए बी आर रैशनल। और ये लिखा होगा आपको कि कोफिशिएंट्स जो हैं यानी कि ए और बी जो हैं वो आपके रैशनल हों
तब आपका ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट आप बिना सोचे समझे लगा सकते हो कि अगर एक रूट ए प्लस रूट बी है तो दूसरा ए माइनस रूट बी हो जाएगा। अभी तक मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट पे बात करी थी, लेकिन सीबीएसई आपको कहां फंसा सकती है वो चीज मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी थी। इसलिए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वाले लेक्चर हर एक वन शॉट के बाद इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि ए और बी आपको कोई दिक्कत प्रोवाइड ना करें, तब जाके आप ये वाला कॉन्सेप्ट फ्रीली लगा सकते हो। ठीक है, एक और आपको बढ़िया चीज सिखाता हूं। एक ये वाला सवाल है आपके सामने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसका एक रूट है √2। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां पर ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ रूट वाला पार्ट दे दिया है, तो आपको कुछ भी यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगेन वो चीज यहां पर ऑब्वियस है कि आपके जो ए और बी हैं वो दिक्कत नहीं दे रहे हैं आपको। तो अगर एक रूट आपका √2 है दोस्तों, मतलब इस टाइप से है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा यार, 0 माइनस √2। तो यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट रूट होगा वो माइनस √2 होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, पहले पार्ट में मैंने वाला पोर्शन छोड़ दिया, इस वाले पार्ट में कवर करवा देता हूं, आई एम रियली सॉरी। तो एक हो जाएगा आपका x माइनस √2 और दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस √2। ठीक है, ये फैक्टर होगा, इक्वल टू 0 करोगे, सिंप्लीफाई करो, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, या तो ये अप्रोच लगा लो या तो फैक्टर फॉर्म में रूट्स को कन्वर्ट करके इक्वेशन निकाल लो, वट एवर इज इजी फॉर यू। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मेरी दिल से फीलिंग है भाई कि इस कॉन्सेप्ट पे शायद सीबीएसई अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में सवाल पूछ ले। एवरेज ऑफ रूट्स क्या होता है और वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। ये वही कॉन्सेप्ट है वर्टेक्स वाला कि अगर आपकी शेप ऐसी है या फिर आपकी शेप ऐसी है, सबसे पहले तो इसको बोला जाता है वर्टेक्स पॉइंट, और ये और कुछ नहीं है, लोएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू वाले पॉइंट्स होते हैं। अगर आप रूट्स देखो तो आपका एक रूट दोस्तों ये होता है और दूसरा रूट दोस्तों ये होता है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड, माइनस बी माइनस रूट डी होगा, आई एम सॉरी, माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है। अगर मैं आपको बोलूं कि अपने को इसका एवरेज निकालना है तो आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। अब एक बात बताओ, जब ऐड करोगे इसको तो ये √d और माइनस √d वाला कंपोनेंट तो कैंसिल ही होगा, तो यहां पर माइनस बी बाय 2a और माइनस बी बाय 2a ऐड होने वाला है, तो ये माइनस बी बाय ए हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी बाय 2a मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा, और नीचे 2 से डिवाइड करना है तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। अब आप बताओ, यही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना कि वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है, माइनस बी बाय 2a कॉमा माइनस डी बाय 4a, और यही चीज दोस्तों यहां पर भी एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपको वर्टेक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो बहुत सिंपल है, आपको रूट्स दिए गए हैं या फिर नहीं दिए गए हैं, आप निकाल लो रूट्स और उनका एवरेज कर लो, तो ये आपको वर्टेक्स पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता देता है, यही रिप्रेजेंट करता है, और इस पे सवाल आते हैं। आपके सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक डाले हुए हैं वेबसाइट पे, उसमें इससे रिलेटेड सवाल हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट 2 सवाल जो कराऊंगा, ये ऐसे सवाल हैं जो टीचर्स ना उठाते तक नहीं है, या फिर बच्चे भी ऐसे सवालों को लेके नहीं सोचते हैं। दिस इज द रियल क्रिटिकल थिंकिंग जो मैं चाहता हूं आप डेवलप करो। सवाल को पढ़ेंगे, एग्जाम्पलर का सवाल है, ठीक है, मेरा बनाया हुआ सवाल नहीं है, एग्जाम्पलर का सवाल है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैज इंटीग्रल रूट्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोला हुआ है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे कोफिशिएंट्स आपके इंटीजर्स हों और उनके रूट्स भी इंटीजर हों, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? तो यार मैं कैसे सोचना चालू करूंगा, मैं ना रूट्स को इमेजिन कर लेता हूं। मान लेता हूं कि एक रूट है मेरा 2 और दूसरा है मेरा -1। ठीक है, तो मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूं, तो इसका फैक्टर बनाऊंगा तो x माइनस 2 बनेगा, इसका फैक्टर बनाऊंगा तो x प्लस 1 बनेगा इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 2x, यानी कि माइनस x एंड देन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप एक बात बताओ, क्या यहां पर आपके कोफिशिएंट्स a b c और कांस्टेंट भी यहां पर जो है वो भी इंटीजर है, तो क्या ये कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है जो यहां बोल रहा है? दैट मीन्स यस, कि अगर इस सवाल में ऐसा पूछा गया है क्या कोई एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जहां पर यह सच साबित हो जाए, द आंसर विल बी ट्रू। अब इसी को सवाल को अगर मैं रीफ्रेम कर दूं और मैं ऐसा बोल दूं कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से समझना,
दो तरीकों से इस सवाल को फ्रेम किया जा सकता है। वन इज देयर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच it has for any quadratic equation with integral coefficient that has integral roots, the answer will be true. But अगर मैं सवाल को रीफ्रेम कर दूं कि क्या हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा होगा जहां पर इंटीग्रल कोफिशिएंट्स होंगे, तो भाई खुद सोचो क्या हमेशा ये ट्रू होने वाला है? चलो एक काम करते हैं, मैं ले लेता हूं x, मैं ले लेता हूं 2 और -1/2, ठीक है। ये तो आपका यार इंटीजर है, ये तो आपका इंटीजर रूट है, लेकिन ये नहीं है ना इंटीजर रूट। तो अगर आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे तो x - 2 x + 1/2, चलो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा x², ठीक है, ये हो जाएगा x² और फिर ये हो जाएगा +1/2x और -2x, तो ये हो जाएगा -3/2x, ठीक है। कैलकुलेशन में बस एक बार ही देखते रहना, कहीं पर गड़बड़ी ना कर दूं मैं जल्दबाजी में, और ये हो जाएगा -1 = 0। अब इसको आपको पता है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2x² -3x -2 = 0 आ जाएगा। मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जहां पर आपको हर जगह इंटीजर दिख रहे हैं एज कोफिशिएंट्स और इसके रूट्स ये हैं। क्या आपको दोनों रूट्स इंटीजर्स दिख रहे हैं? नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स आपको एज इंटीजर्स दिखे वहां पर रूट्स भी आपको इंटीग्रल मिलने वाले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर सवाल इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स मस्ट हैव इंटीग्रल रूट्स, द आंसर विल बी फॉल्स। अगर वो ऐसे बोल दे इज देयर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स दैट हैज इंटीग्रल रूट्स, द आंसर विल बी ट्रू। और ये तो अभी बच्चों वाला सवाल था। नेक्स्ट सवाल है असली, जो आपको सोचना सिखाएगा, और मैं आपको पूरी अप्रोच बताऊंगा इस सवाल को। अगर आप ये सवाल YouTube पे किसी और के लेक्चर में डला हुआ देखोगे ना, तो लोग आपको डायरेक्टली रटी रटाई इक्वेशन लिख देंगे। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं सवाल क्या कह रहा है। डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ एक भी एग्जिस्ट कर गई ना तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। वेयर कोफिशिएंट्स आर ऑल डिस्टिंक्ट इरैशनल्स, कोफिशिएंट्स और यहां पर मैं कांस्टेंट को भी लेके चलूंगा अपना, ठीक है। डिस्टिंक्ट इरैशनल्स हैं बट बोथ द रूट्स आर रैशनल। तो क्या एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर सकती है आपके हिसाब से जहां पर आपके सारे के सारे कोफिशिएंट्स ए बी सी तीनों को लेके चलो, ठीक है, डिस्टिंक्ट इरैशनल्स हो लेकिन अल्टीमेटली रूट्स आपको रैशनल मिल जाए? अब लोग क्या करेंगे, वो एक ऐसी रटी हुई इक्वेशन सोच के आ जाएंगे, पढ़ के आ जाएंगे गूगल से और लिख देंगे और आपको बोलेंगे कि देखो यार एक इक्वेशन आपके सामने है जहां पर आपको कोफिशिएंट सारे के सारे डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं, इरैशनल्स दिख रहे हैं और इनके जो रूट्स हैं वो आपको क्या दिख रहे हैं, रैशनल दिख रहे हैं। हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं आपको एकदम फ्रॉम स्क्रैच सोचना सिखा रहा हूं। आप एक बात बताइए, आप अज्यूम कर लीजिए कि आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी है जहां पर ए बी सी को मेरे को डिस्टिंक्ट इरैशनल्स की तरह सब्स्टिट्यूट करना है और अल्टीमेटली रूट्स मेरे को रैशनल चाहिए। अगर ऐसा केस एग्जिस्ट करता है तो मैंने सोचा यार ठीक है, अगर मैं रूट्स के पर्सपेक्टिव से सोचूंगा तो मेरे को जाना तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास ही पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की फॉर्मेशन, अब इस पे मैं बहुत डिस्कशन कर चुका हूं दोस्तों। सबसे पहले आप एक बात बताओ, ए बी सी तीनों के तीनों इरैशनल होने चाहिए, तो बी में भी कुछ रूट वाला पार्ट होगा, यहां पर ए में भी कुछ रूट वाला पार्ट होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या फिर जीरो हो जाए, आप एक बात समझना, डी अगर जीरो हो जाए तो यहां पर बी और ए में जो इरैशनल कंपोनेंट होना चाहिए वो कटना चाहिए। विजुअलाइज करो कि अगर आप इसको जीरो कर देते हो तो बी और ए दोनों के दोनों इरैशनल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो इरैशनल वाला जो इसमें एलिमेंट होगा वो एक दूसरे को कट करना चाहिए, तभी तो अल्टीमेटली रैशनल चीज निकल कर आएगी। लेकिन उस वाले केस में इक्वल रूट्स हो जाएंगे, यहां पर इक्वल वाली चीज नहीं बोली गई है, तो मैं d = 0 के हिसाब से नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा सा और आगे सोचूंगा। अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो यहां पर ये ऐसा कुछ दिखेगा, प्लस यहां पर एक कुछ आपका प्यारा सा यार इंटीजर आ जाएगा अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और यहां पर 2a हो जाएगा। z स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ठीक है, z या फिर i लिख देता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहां पर b और a अगर आपस में कट भी हो जाते हैं तो भी ये जो ऐड हो रहा है इंटीग्रल वाला कंपोनेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कि यहां पे -2√2 है, +3 है और यहां पर है 3√2।
जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर दो चीजें तो इरेशनल ही रहेंगी। यानी कि यहां पर डी का सपोर्ट चाहिए मेरे को, डी मेरे अगेंस्ट में नहीं जा सकता। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर डी से भी रूट की टर्म्स में ही बाहर निकले कुछ, और इस तरीके से पिक्चर रहे कि डी के बाहर जो रूट की टर्म्स में मिल रहा है ना वो भी ए को काटे, ए के इरेशनल वाले कंपोनेंट को काटे, और बी भी ए के साथ कट हो। मतलब बी ए और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इनका जो रूट वाला टर्म हो सर वो एक दूसरे को ना कैंसिल आउट कर दे। सबसे पहले ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी। अब मैं कुछ ना कुछ यहां पर अपना मतलब हिट एंड ट्रायल करना चालू करूंगा। जैसे मान लो मैं ए की जगह रख देता हूं रूट 2, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं सोचता हूं किसी भी इरेशनल नंबर के बारे में तो दिमाग में रूट 2 ही आता है हर एक बच्चे के, तो मैं यहां पे रख देता हूं रूट 2, ठीक है। एक्स के आगे क्या रखना है मेरे को नहीं पता, और यहां पर सी पे क्या रखना है मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो चलो अब मैं ना बी की जगह कुछ प्लेस करना चालू करता हूं, लेकिन रूट 2 है तो बी में भी कुछ ऐसा इरेशनल कंपोनेंट होना चाहिए जो कि कैंसिल आउट हो जाए ए के साथ। तो मान लो 2 रूट 2 रखता हूं। रूट 2 और 2 रूट 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट इरेशनल्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे प्लस 2 रूट 2 रख दिया, मान लेते हैं। चलो अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट डी के अंदर जो बी स्क्वायर वाला कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर होता है 8 माइनस 4 टाइम्स रूट 2। अभी सी के ऊपर मेरे को नहीं पता है क्या रखना है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रूट 2। तो चलो सर ये तो अपने आप को कैंसिल कर देगा, लेकिन यहां से क्या निकल रहा है एक बारी वो देख लेता हूं। अब सी यहां पर मेजर फैक्टर प्ले करेगा। अब देखो सी की जगह अगर मैं मान लो 3 रूट 2 रख देता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो जाएगा तो इमेजिनरी वाली सिचुएशन में चला जाएगा, तो ये गेम तो खेलना ही नहीं है। तो सर यहां पर मेरे को समझ आ रहा है रूट 2 में रख नहीं सकता, क्योंकि फिर मेरे को डिस्टिंक्ट इरेशनल्स वाला चीज नहीं मिलेगा। मेरे को डिस्टिंक्ट भी रखने हैं, ए बी सी को सारे के सारे अलग दिखने चाहिए। तो यहां पर मेरी आपत्ति ये हो रही है कि ये वाली चीज ना बड़ी हो जा रही है। तो अगर मैं बी को थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, मतलब 2 रूट 2 की जगह अगर मैं 3 रूट 2 रख दूं तो देखते हैं सर क्या होता है। तो यहां पर माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा, यहां पर 2a सेम रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 2 18 दोस्तों, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। और अब देखो 18 माइनस 4 रूट 2, अब मेरे को आपको पता है कि डी से रूट में ही बाहर निकालना है और रूट 2 वाला कंपोनेंट चाहिए ताकि कैंसिल आउट हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, और अल्टीमेटली चीज मेरे को क्या मिल जाए, रैशनल मिल जाए। तो यहां पर अगर ये 18 है और इसको मैं 16 बना पाया तो रूट के अंदर 2 ही बच जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 रूट 2 है यहां पर, 4 रूट 2 को अगर मैं 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये एक अलग है रूट 2 और 3 रूट 2 से, तो डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहां पर सी की जगह अगर मैं 2 रूट 2 रख दूं, अब देखो चीजें क्या बनेंगी, माइनस 3 रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। यहां से आपका एक रूट क्या आएगा, माइनस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 लोगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2 यानी कि -1, और दूसरा रूट क्या निकलेगा माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 यानी कि माइनस, और ये हो जाएगा -2, है ना, -4 रूट 2, यस, और पहले वाले में हाँ तो -1, तो एक आ गया -1, एक आ गया -2। तो आपको ये एक इक्वेशन मिल चुकी है जहां पर आपके सारे के सारे कोफिशिएंट्स यानी कि ए बी सी इर्रेशनल्स हैं, डिस्टिंक्ट इर्रेशनल्स हैं, और आपको रूट्स क्या मिल रहे हैं, रैशनल मिल रहे हैं। तो आपको पूरा सोचना सिखाया है। सबसे ज्यादा जान इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की फॉर्मेशन पे, विजुअलाइजेशन पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं। दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं भाई। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a अल्फा प्लस b होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b होल स्क्वायर। तो ये वाला सवाल मैं एक्चुअली पहले भी करवा चुका हूं। सबसे पहले आपको इस फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा कि a अल्फा प्लस b कैसे आएगा और a बीटा प्लस b कैसे आएगा।
तो अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो मतलब सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं एक बारी अल्फा डालूं तो मेरे को चीज ऐसे मिलेगी। अब यहां पर अगर मैं इसमें से अल्फा को कॉमन ले लूं तो मेरे को ए अल्फा प्लस बी मिलेगा, जो कि यहां पर है फॉर्मेशन में। ठीक है, तो आपको गिवन चीज से ही ये चीज बनानी है यहां पर दोस्तों। तो ए अल्फा प्लस बी किसके बराबर आएगा, माइनस सी बाय अल्फा के। और सिमिलरली जब आप बीटा डालोगे तो आपको ए बीटा प्लस बी किसके बराबर मिलेगा, माइनस सी बाय बीटा के बराबर मिलेगा। अब यहां पर देखो रेसिप्रोकल में है, इसलिए प्लीज गड़बड़ी नहीं करनी है। मैंने जब पिछली बारी करवाया था तो मैंने यहां पे रेसिप्रोकल वाली चीज को इग्नोर करके सॉल्व कर दिया था, बच्चों ने कमेंट भी किया था। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन दिस का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या है भाई, सी स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 1 बाय सी स्क्वायर कॉमन आएगा और ऊपर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम लोग बहुत प्यार से निकाल सकते हो, बच्चों का गेम है ये। इसको क्या करोगे भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, फिर सम ऑफ द रूट्स रख देना और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रख देना, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है यार, बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो देखो ये सवाल बहुत सिंपल है, तुम इसको सम और प्रोडक्ट से बहुत इजीली कर सकते हो कि अल्फा यहां पर तुमको ऐसे इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये हों, तो सर सम करेंगे तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा, ये निकल जाएगा ओरिजिनल से। और प्रोडक्ट करेंगे तो सर ये कुछ नहीं, ओरिजिनल वाले का रेसिप्रोकल ही है, बड़े प्यार से निकाल लूंगा। लेकिन मैं आपको यहां पर इस सवाल में एक ट्रिक बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये वाला सवाल यहां पे इंक्लूड किया है। आज के बाद जब भी इक्वेशन दी हो जहां पर रूट्स आपके अल्फा बीटा हैं और वहां से एक ऐसी इक्वेशन पे पहुंचना हो जहां पे रूट्स आपके रेसिप्रोकल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह सिर्फ 1 बाय एक्स डाल देना है। आप इस वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। यहां पर मैं x की जगह 1 बाय एक्स डाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 बाय एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल 0। तो अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सॉल्व करके देख लेना कन्वेंशनल मेथड से, यही आंसर आएगा। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। चलो और बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगेन क्रिटिकल थिंकिंग चेक करता है। विद्या और वंदना दो बच्चियां हैं जिन्होंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करी, और सॉल्व करते करते विद्या ने एक गलती कर दी बच्चों कि उसने क्या किया, कांस्टेंट टर्म गलत निकाल दी एंड गॉट द रूट्स एज 6 and 2। कांस्टेंट टर्म गलत निकाल दी मतलब सी में गड़बड़ी हो गई, लेकिन ए और बी तो सही है ना विद्या के हिसाब से। विद्या ने मान लो इक्वेशन कुछ ऐसी लिख दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश इक्वल 0, जबकि ओरिजिनल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो सी में उसने गलती कर दी, सी की जगह सी डैश मिल गया उसको, लेकिन ए और बी तो ठीक है ना उसके हिसाब से, और उसको फिर रूट्स मिल गए ये दोनों। और वंदना ने क्या गलती करी, वंदना ने गलती कर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स में, और उसको रूट्स मिल गए ये। मतलब वंदना की इक्वेशन अगर मैं लिखनी चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी की जगह उसने कुछ बी डैश निकाल दिया, लेकिन उसका ए और सी सही है। तो अगर मैं विद्या के हिसाब से ए और बी को सही बोल रहा हूं, तो सम ऑफ रूट्स में तो ए और बी का ही कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसने जो रूट्स निकाले हैं, अगर इसका मैं सम कर दूं तो एक्चुअली ये जो असली इक्वेशन है, जो करेक्ट इक्वेशन है, उसका भी सम होगा, क्योंकि ए और बी तो सेम ही है ना, ए और बी तो सही है उसके हिसाब से। सो द एक्चुअल सम शुड बी 8। एंड यहां पर वंदना के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो इसने ए और सी सही निकाले हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सही देगी ना ये। तो इसके जो भी रूट्स आ रहे हैं, अगर मैं इसका प्रोडक्ट कर लूं तो मेरे को एक्चुअल प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि सी और ए इसने सही निकाले हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्ट वुड बी 7। तो नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ द करेक्ट रूट्स। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम हो जाए 8 और प्रोडक्ट हो जाए 7, तो आपको आंसर मिलेगा 7 and 1। ठीक है, अब यहां से आप सही इक्वेशन भी लिख सकते हो बड़े प्यार से। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो आया मैक्सिमम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस पे एजर्शन रीजन वगैरह पूछे जाते हैं। कोई सी भी आपको पॉलिनोमियल दे दे, किसी भी डिग्री की दे दे, ठीक है, या फिर इक्वेशन दे दे, मैक्सिमम जीरोस या फिर रूट्स
हमेशा आपकी डिग्री के बराबर होंगे, ये भी ठीक बात है। या फिर अगर मैं बोल दूं कि मैक्सिमम रियल जीरोस की बात करूं, ठीक है, या फिर रियल रूट्स की बात करूं, तो वो भी आपकी डिग्री के बराबर ही हो सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना और दिमाग में रखना, सवाल आते हैं। मैं इसको एकदम जेनरिक स्टेटमेंट के हिसाब से बोल रहा हूँ और अभी 10th के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसमें आगे आप बहुत कुछ सीखोगे 11th में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। जो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल जीरोस हो सकते हैं वो आपकी डिग्री के बराबर ही हो सकते हैं। यानी कि अगर वो आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन दे दे, ax to the power n प्लस bx to the power n माइनस 1 एंड सो ऑन ऐसा करके, और आपसे पूछे कि इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जीरोस n के बराबर ही हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोस या फिर मैक्सिमम रियल जीरोस। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। आई होप रिकॉर्डिंग सही चल रही होगी, डर लगता रहता बीच बीच में यार। Shown below is graph of y equals x square plus kx plus 12। k की वैल्यू निकाले बिना मेरे को इसके जीरोस बताने हैं। अब देखो कितना प्यारा सवाल है, और हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना उसी को ही यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर आपने वन शॉट देखा है तो आप चुटकियों में ये सवाल कर दोगे, वरना ये सवाल बहुत अच्छी कैटेगरी का है, बच्चे नहीं सोच पाएंगे अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया तो मेरे को दिख रहा है कि मेरा ये -4,0 है, और ये यहाँ से, इसको मैं सेकेंड जीरो बोल रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट जीरो बोल रहा हूँ, या फिर ये मेरा सेकेंड रूट है, ये मेरा फर्स्ट रूट है, तो ये यहां से भी डी है और यहां से भी डी है, तो ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है ये। तो आप एक सिंपल सी बात बताओ, आपने अभी एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है और यहां पर आपको के की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि यार मेरे को बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, तो प्रोडक्ट आप सिंपली बोल सकते हो सर 12 के बराबर होगा। ठीक है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि भाई आप -4 प्लस डी हो, और क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि सर आप -4 माइनस डी हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं और भी तरीकों से फोड़ सकता हूं, लेकिन ये आई थिंक सबसे ज्यादा बच्चों को चमकेगा कि ये डी आ गया है तो सर ये -4 प्लस डी हो गया, ये डी पीछे है तो सर ये -4 माइनस डी हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपको 12 के बराबर करना है। तो आप एक सिंपल सी बात बताइए कि आप यहां से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो यहां से आपको दो रूट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि -4 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय -4 प्लस डी शुड बी इक्वल टू 12। इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक का सवाल है, तो इसी तरीके से करते हैं अपन लोग इसको। तो ये हो जाएगा 16 और फिर -4d प्लस 4d खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -d² इक्वल्स 12। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी दोस्तों 4 के बराबर। अब यहाँ से डी आपको +-2 आता हुआ दिख रहा है, तो अगर डी को आप +2 लेते हैं तो यहाँ पर देखो डी को अगर आप +2 लेते हैं तो ये हो जाएगा -4 प्लस डी, यानी कि -2 के बराबर। और अगर आप यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा, -4 -2 यानी कि -6 हो जाएगा। अगर आप d को -2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, जो कि सेंस नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए मैं माइनस वाला रिजेक्ट कर दूंगा। तो यहां पे d की वैल्यू 2 रख के आपको दोनों के दोनों रूट्स मिल गए हैं, आंसर आ चुका है। वन इज -6 एंड द अदर इज -2। ठीक है, अब यहां पर k की वैल्यू भी निकाल सकते हो, सम बम करके सारी चीजें हो जाएंगी बहुत इजीली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और सवाल देखते हैं। हाँ, the caretaker of the park is attempting to plant saplings in the form of a square, that is number of rows of saplings is the same as the number of columns of saplings। ठीक है, तो भाई उसको saplings लगानी है, जितनी saplings एक रो में लगाएगा उतने ही वो कॉलम बनाए, उतने ही वो रोज बनाएगा। जैसे मान लो कि मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखा देता हूँ ये रो और कॉलम की, ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे जितने मेंबर एक रो में जाएंगे ना उतने ही आपके नीचे लेयर बनेंगी। तो ऐसी जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनती है ना, इसको बोला जाता है रो। जैसे अभी तक मैंने 2 रो बना दी हैं, लेकिन कॉलम कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 रो और 8 कॉलम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द केस जितने मेरे रोज हैं उतने ही मेरे कॉलम्स होने चाहिए, जब भी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की लेंथ बराबर हो जाएगी स्क्वायर के हिसाब से सोचो। ठीक है, तो अब यहां पर उसने बोला अरेंज जब वो कर रही थी तो ही फाउंड दैट, अरेंज जब कर रहा था, आई एम सॉरी, ठीक है, तो 24 सेपलिंग्स बच गए। तो मान लो कि उसने x सेपलिंग्स लगाए एक रो में, मतलब x नंबर ऑफ कॉलम्स हैं,
और ऐसे आपके रोज कितने हैं वो भी x हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा जितने नंबर ऑफ सेपलिंग्स यूज हो गए, ऐसे ही निकालते हो। मतलब सिंपल सा लॉजिक है यार। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके स्कूल में मान लो कि 4 रो में बच्चे बैठे हैं और हर एक डेस्क पे 4 बच्चे बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके निकालोगे, 4 गुना 4। तो वही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ सेपलिंग्स कितनी यूज हो गई, एक्स स्क्वायर, बच कितनी गई 24। तो ये इक्वल होगा एस के बराबर, एस इज द टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग्स। सेकेंड केस क्या कह रहा है? व्हेन ही इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बाय 1, जब उसने x को x प्लस 1 कर दिया और यहां पर भी x प्लस 1 कर दिया, तो उसको 25 कम पड़ गए सेपलिंग्स स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए। तो यानी कि x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1 जब उसने किया तो ये उसके टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग से ज्यादा चलेगा और 25 की कमी हो गई। तो यानी कि अगर मैं 25 इसमें से कम कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ सेपलिंग ही तो आ जाएगा। तो यहां पे ये जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स कम करवाते हैं टीचर्स, इसलिए मैंने ये वर्ड प्रॉब्लम ली है। और ये आपके लिए होमवर्क है, सेम टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। चलो आ जाओ। हाँ भाई, ये वाला सवाल है। ये वाला सवाल मैंने अभी रिसेंटली प्राइस क्वेश्चन की तरह अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं तबाही सवाल भेजता रहता हूँ, प्राइस क्वेश्चंस भी भेजता रहता हूँ, जिसकी बदौलत बच्चे प्राइस भी जीतते हैं। कभी कैश प्राइस, कभी कोई फ्री बुक का गिव अवे करता हूँ मैं। एट द सेम टाइम उसमें मैं PDF भी भेजता रहता हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। मतलब ये चैप्टर ना कॉम्पिटेंसी के हिसाब से बहुत प्यारा चैप्टर है। मैं अभी खड़े खड़े यहाँ पे ना 10-15 सवाल और बना सकता हूँ, लेकिन उतने सवाल मैं अभी करवा नहीं रहा हूँ। ये सारे के सारे जो एक्स्ट्रा सवाल है ना, आपको मेरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन वाली PDF में मिलेंगे, जो मैं बना रहा हूँ, अभी क्रिएट कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन और चाहिए, बस फाइनल टचेस मेरे को उसको देने हैं। एक बार सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी है, क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ, और उसके बाद मैं वो लॉन्च कर दूंगा। ट्राई कर रहा हूँ कि 2-3 दिन में ही लॉन्च कर दूँ। If AB are the roots of x square plus px plus 1 equals 0 and CD are the roots of x square plus qx plus 1 equals 0, then the value of this would be। तो ये सवाल जब बच्चों ने मेरे को सॉल्व करके भेजा, तो इसका एक कन्वेंशनल तरीका है कि अगर आप दोस्तों इसको देखेंगे और इसको देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे को देगा a टाइम्स c, ठीक है। ये और यहाँ पे देखो a टाइम्स b मिलेगा सबसे पहले, और फिर मिलेगा माइनस a टाइम्स सी माइनस b टाइम्स सी एंड प्लस सी स्क्वायर। a b इसके रूट्स हैं, तो यानी कि मैं a प्लस बी और a b को p की टर्म्स में रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरा a b प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज 1 फ्रॉम द इक्वेशन। यहां पे माइनस सी कॉमन लोगे तो a प्लस बी मिलेगा, और फिर यहां पर आपके पास c का स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो दोस्तों, यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड वाले को भी आप सॉल्व करोगे और इनको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो आंसर आ जाएगा। इसका कन्वेंशनल जो अप्रोच है ना, वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट की फॉर्म में डाल दूंगा। बहुत से बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया था, आप वो वाला सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन मैं इस सवाल को एक शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, जहां से आपको चमकेगा कि MCQs में कितने हाथ खुले होते हैं आपके। फ्री विल है भाई आपकी। कैसे करूंगा मैं इस सवाल को? मैं सबसे पहले इक्वेशंस देख रहा हूं तो मेरे को समझ आ रहा है कि यार यहां पर a b हो या c d हो, ये ऐसे रूट्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1 है, क्योंकि c बाय a यहां पर भी 1 है, c बाय a यहां पर भी 1 है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना इक्वेशंस ही इमेजिन कर लेता हूं। मतलब जनरल से मैं स्पेसिफिक केस बना रहा हूं और फिर मैं वहां से देख लूंगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ध्यान से समझना अप्रोच को। मैंने a और b को मान लिया 1 और 1, ठीक है। 1 और 1 तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं। तो यहां पर मेरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। मेरे रूट्स क्या है यहाँ पे 1 और 1। अब दूसरी इक्वेशन के लिए 2 और रूट्स इमेजिन करो जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट मेरा 1 है। तो मान लेता है 2 और 1/2 ले रहा हूं मैं। चलो इसके बेसिस पे इक्वेशन बना दो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर, इनका सम क्या आएगा 2 प्लस 1/2 5/2 हो जाएगा ना, तो ये माइनस 5/2x और प्लस 1। चलो तो भाई अब ना इनको टैग कर देता हूं मैं। ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, ये मेरा d है। जो भी ऐसी इक्वेशन जेनरिकली हैं, जो भी ये रिजल्ट मेरे को देंगी, इनका प्रोडक्ट जो भी आएगा वो इनके लिए भी तो आएगा।
तो मैंने एक जेनरिक दुनिया से एक स्पेसिफिक दुनिया में गया क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां से जो मेरे को रिजल्ट मिलेगा वही मैं यहां पे रख के देख लूंगा, मेरा आंसर फटाफट से क्रॉस चेक हो जाएगा। देखो अब मेरे को क्या चाहिए, a माइनस सी, तो a माइनस सी किसके बराबर है, -1। b माइनस सी, b माइनस सी किसके बराबर है, अगेन -1। फिर a प्लस डी किसके बराबर है, 1 + 1/2 दैट इज 3/2। और b प्लस डी किसके बराबर है दोस्तों, b प्लस डी भी किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4। तो अब मैं ऑप्शंस के पास जाऊंगा, p² माइनस q² क्या है, तो देखो p आपका है ये और q आपका है ये, तो p है आपका -2 और q है आपका -5/2। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिलेगा, और यहां पर q का स्क्वायर करोगे तो आपको 25/4 मिलेगा, लेकिन माइनस का साइन है। सॉल्व करोगे तो -9/4 मिलेगा, जबकि चाहिए 9/4, मतलब इसका उल्टा चाहिए। द आंसर इज बी। समझे, यही आंसर आ रहा था जब कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व किया था। इस अप्रोच पे मैं धीरे धीरे और चर्चा करूंगा। मैं अब आपको 2 सवाल ना होमवर्क में दे रहा हूं, ये सवाल आप लोगों को खुद से करने हैं। इनके सॉल्यूशंस मैं लाइव में आके दोबारा डिस्कस कर लूंगा या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दूंगा। दिस इज होमवर्क, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। एंड ये ऐसा सवाल है जो कि एज केस स्टडी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बारी पूछा जा चुका है, लेकिन अच्छा सवाल है, इसको भी सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज और इसको सॉल्व करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, खुद से आप लोगों को जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं मैथ्स के या फिर अदर सब्जेक्ट्स के, उसके लिए मैं आपको ओसवाल की बुक रेकमेंड कर चुका हूं। सिर्फ एक बुक लेनी है। मैथ्स के लिए मैं एक और पीडीएफ दूंगा, कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ेंगे अपन लोग। ठीक है, यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो भर भर के प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड तक बोर्ड एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं ना, वो बच्चे सवाल लगेंगे आपको। और 11th-12th के लिए भी हमारा माइंडसेट अभी से डेवलप हो रहा है, अगर हमको आगे जाके साइंस स्ट्रीम में बैठना है तो, लेना है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों।